हाँ जी बच्चों। तो फंक्शनल डिवीजनल एक बार जरा फिर से समझते हैं। देखो, अगर सिंगल प्रोडक्ट लाइन है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद मैं आपको सेंट्रलाइजेशन आपको डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन का डिफरेंस बताऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। कभी भी अगर किसी कंपनी के बारे में बात हो रही है और वो प्रोडक्ट बहुत सारे बनाती है, तब भी फंक्शनल हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि हम प्रोडक्ट लाइंस की बात करें। टाटा क्या करती है, रिलायंस क्या करती है, हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं। ये इनकी प्रोडक्ट लाइंस अलग हैं। टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर्स भी है ना, टाटा पावर भी है। तो ये अलग अलग हैं प्रोडक्ट लाइंस। अगर स्टील के अंदर वो बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, मान लो 50 तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती ही होगी, तो क्या वो उसी के अंदर डिवीजन नहीं। आपके टाटा के अंदर डिवीजन स्ट्रक्चर है, रिलायंस के अंदर भी ऐसी डिविजनल स्ट्रक्चर है। तो जो कंपनीज हैं, गोदरेज के अंदर भी होगा। तो ये बेसिकली क्या है, लेकिन मान लो कोई एक कंपनी है जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, इससे मैटर नहीं करता कि उस कंपनी का साइज़ क्या है। मान लो वो कंपनी है, उसके ऑफिस 40 कंट्रीज़ में हैं, उसके हज़ारों ब्रांचेस हैं, लेकिन प्रोडक्ट लाइन एक ही है उसकी। मान लो वो खाने पीने का सामान बेचती है और कुछ बेचती नहीं, तो क्या होगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। समझ रहे हो? एक बैंक है, बैंक का साइज़ बहुत बड़ा है, लेकिन वो सिर्फ बैंकिंग का ही काम करता है, उसको कुछ और काम ही नहीं है, तो फंक्शन होगा ना। अगर वही बैंक फिर कुछ और भी ले आता है साथ में, तो फिर वो डिविजनल हो जाएगा। अनरिलेटेड चीज़ होनी चाहिए थोड़ी सी। और ऐसे ही सपोज कोई कंपनी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने किया था पिछले वीडियो में, कि अगर सपोज आपके, क्योंकि ये ना टॉपिक में बच्चे गलती करते हैं। अगर मान लो एक क्वेश्चन मैंने देखा था कि लॉक्स बनाती है कोई कंपनी, और एक वो लॉक बनाती है जिसके अंदर है पासवर्ड, यानी कि तुम डालोगे पासवर्ड तब वो चलेगा। तो ये तो हाईली कंप्यूटराइज्ड हो गया। और उसके बाद एक ऐसा है जिसमें कि वो पुराने ज़माने की चाबी डाल के वो जो होता था, है ना, लीवर लॉक कहते थे उसे। क्योंकि हमारे बचपन में कंप्यूटराइज पासवर्ड ये सब नहीं आता था, वो लीवर लॉक्स ही आते थे। तो वो वाला जो है उसका अलग नो हाउ है, अलग एक्सपर्टीज चाहिए, अलग लेवल, अलग रॉ मटेरियल चाहिए, अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए। तो यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। अंडरस्टैंड दिस। समझ रहे हो ना? लॉक्स होने से सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं हो जाएगा, अगर उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं तो वो डिविजनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आपको ज़रा ध्यान से इस चीज़ को करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं बेटा, वो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जहाँ प्रोडक्ट लाइन अलग हो जाएंगी वहीं पर डिविजनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बस इतना सा था इसका, ठीक है, मैं जो बताना चाह रहा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो वहाँ वहाँ पे भी स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं जहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन है, और वो है डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं। देखो बेटा, डेलीगेशन का मतलब क्या है? देखो, दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ डेलीगेशन ना हो, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, डेलीगेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर एक पर्सन है, इसने बिजनेस शुरू किया, इसको दो, इसने काम बांटा दो लोगों में, ये आ गए, तीन लोगों में काम बांटा सपोज, ठीक है। स्टार्टिंग में कंपनी छोटी थी, फिर इसने कहा भाई काम बढ़ गया, अब तुम और 5 बंदे हायर कर लो अपने अंडर, और तुम 2 कर लो। क्या स्ट्रक्चर बनने लग गया ना? ये डेलीगेशन से तो बन रहा है। डेलीगेशन क्या है? कंपलसरी शेयरिंग ऑफ टास्क। क्या वर्ड आया? कंपलसरी है। ये क्या चीज़ है? ये ऑप्शनल है, ये शेयरिंग ऑफ टास्क है। यानी कि इसमें तो काम शेयर होता गया और आपका स्ट्रक्चर जो है वो बनता चला गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, सपोज ये बंदा है ना ऊपर, इसके नीचे ये लोग हैं, तो ये कहता है देखो भाई, आप एक काम करना, मैं आपको कह रहा हूँ आपको जो करना है करो, अप टिल अ लिमिट। लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर वो कह रहा है कि भाई डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट अप टिल 20% देना, 5 से 20% तक दे देना। कंट्रोल्ड होता है, डेली डिसेंट्रलाइजेशन भी कंट्रोल्ड होता है। कुछ लोग कहते हैं ना ना हमने तो पूरा का पूरा, ऐसा नहीं होता बॉस, कंट्रोल्ड होता है। और इसके नीचे ये इससे बोलेगा तू भी ऐसे ही कर, द वे आई हैव डन यू शुड ऑल्सो डू। तो इसे कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टूवर्ड्स द डाउनवर्ड मोस्ट लेवल। और कैसी अथॉरिटी? कैसी अथॉरिटी? डेलीगेशन ऑफ। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी।
तो डेलीगेशन में तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ही है, क्योंकि ये कंपलसरी प्रोसेस है, इसके मतलब दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें डेलीगेशन ऑफ किस में होता है बेटा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। क्या बोला बेटा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी कैसी वाली, जो डिसीजन लेने वाली अथॉरिटी है। और उसने इसको कहा भाई तू संभाल लेना, तू भी आगे ऐसे ही कर देना, तो डाउनवर्ड मोस्ट लेवल तक वो ट्रिकल डाउन करती हुई पहुंच गई, ये होता है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइज जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें वो ये ऑप्शन नहीं देते, वो क्या करते हैं, सारा अपने हाथ में रखते हैं, वो लोअर लेवल को अथॉरिटी नहीं देते, फ्रीडम नहीं देते। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन कहाँ ज़्यादा है, फ्रीडम ऑफ एक्शन डिसेंट्रलाइजेशन में है। एक चीज़ याद रखना, डेलीगेशन बाय डिफॉल्ट सभी ऑर्गेनाइजेशन में है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है। तो कहीं ना कहीं जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होगा उसमें पहले से डेलीगेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये दो तीन चीज़ अगर हम समझ लें तो इसमें हमें थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन कहाँ पे गड़बड़ होता है बच्चे को, वो बताता हूँ। वो कहता है सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये वर्ड यूज हुआ था, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, और स्टूडेंट्स ने समझा कि भाई साहब ये तो सिलेक्टिव की बात कर रहा है। अब सिलेक्टिव का मतलब ये हो गया कि ये बात कर रहा है डेलीगेशन की। ऐसा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन भी सिलेक्टिव ही होती है, ठीक है। इससे नहीं पता लगेगा। कहीं पे अगर ऐसा पॉइंट आए जैसे डाउनवर्ड मोस्ट लेवल, तो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्योंकि डेलीगेशन जो है वो सिर्फ दो के बीच में होता है बेटा, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में। तो ये कैसा होता है, ये होता है नैरो। कैसा होता है ये, नैरो। और ये कैसा होता है, ये ब्रॉड है। इसका जो इसका जो वो है वो ब्रॉड, इसका फ्रेमवर्क है, इसका ब्रॉड अप्रोच है, ये नैरो है, राइट। तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखोगे, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ट्रांसफर होती है, डाउनवर्ड मोस्ट लेवल तक ट्रांसफर होता है, ये ऑप्शनल होता है। दो तीन चीज़ें ध्यान रखोगे तो आराम से ये ठीक हो जाएगा। इसका स्कोप कैसा है, ब्रॉड है। इसका स्कोप कैसा है, नैरो है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब एक टॉपिक हम लेते हैं जो कि और बच्चों को परेशान करता है। देखो, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, सही बोला ना मैंने, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ लिख लेता हूँ मैं बच्चों, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। तो भैया क्या है, देखो समझो बेटा कि एक हो गया तुम्हारा डायमेंशन 5 होते हैं, ठीक है। एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है लीगल, एक होता है सोशल, एक होता है टेक्नोलॉजिकल, और एक होता है इकोनॉमिक। अब ये डायमेंशंस हैं, 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस डायमेंशंस आर देयर। अब इकोनॉमिक डायमेंशंस कहीं पर भी आएगा, देखो कहीं पर डिमांड से कोई कनेक्टेड आ रहा है, डिमांड गिरी उठी तो इकोनॉमिक होगा। लेकिन डिमांड क्यों गिरी, राइट्स हो गए थे, वॉर हो गया था, तो पॉलिटिकल भी हो जाएगा साथ में। कभी भी केस स्टडी को देखे बिना आंसर नहीं देना है। केस स्टडी का टेक्सचर क्या है, केस स्टडी की कंटेंट क्या है, केस स्टडी के अंदर वो बात क्या कर रहा है। जब तक आप ये नहीं देखोगे ना, आप कभी जान ही नहीं पाएंगे बेटा कि वो इनमें से कौन सा डायमेंशन है, ये याद रखें। सो पॉलिटिकल डायमेंशन में जनरली ऐसा होता है। अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। सपोज देयर इज यू गेट अ स्मॉल फ्रेज लाइक एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड किस में आएगा, गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस में आएगा, पॉलिटिकल में आएगा। बहुत से लोग कहेंगे लीगल में आएगा। एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली लाइन दी हुई है, एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का एटीट्यूड क्या है, वो पॉलिटिकल में आता है बच्चों। वॉर्स हो गए, राइट्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, ये सब पॉलिटिकल में आता है, ठीक है। इकोनॉमिक के अंदर क्या होता है, मान लो परचेसिंग पावर किसी कंट्री की बढ़ गई, इन्फ्लेशन आ गया, डिमांड है, ठीक है। कहीं पे मान लो इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस गवर्नमेंट ने रोके, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का डिसीजन है तो लीगल हो गया। गवर्नमेंट डिसीजंस हो गए, कोर्ट के डिसीजंस हो गए, कोर्ट के रिलीफ्स हो गए, कोर्ट के इंजंक्शंस हो गए, कोर्ट के डिसीजंस हो गए। इंजंक्शन क्या होता है, कोर्ट ने मना किया, नो आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो कोर्ट के इंजंक्शंस, ये सब चीज़ें किस में आ गई, सब लीगल में आ गए। गवर्नमेंट को बिल पास किया, अब बिल हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन एक्ट, ये किस में आएगा, लीगल में आएगा बच्चों। सोशल में क्या चीज़ें आती हैं, सोशल में ऐसे आता है जैसे कि सोशल स्लो होता है, थोड़ा सा मैं बता दूँ। लीगल एक दिन में डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने, अप्लाई हो गया। पॉलिटिकल फास्ट हो सकता है, सोशल धीरे धीरे होता है। एजुकेशन है सपोज,
विमेन लिटरेसी है, सपोज ड्रेसेस हैं, फूड्स हैं, टेस्ट है, कल्चर है, ये एक दिन में डेवलप होने वाली चीज़ें हैं क्या? नहीं ना, दे टेक अ पीरियड ऑफ टाइम। सो सोशल स्लो चीज़ें, थोड़ा सा नोट करना है इस चीज़ को। ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशंस हैं, मसाले हैं। अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं, एटीट्यूड है लोगों का, आम लोगों का एटीट्यूड। यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा था? एटीट्यूड ऑफ ब्यूरोक्रेसी की। ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के एटीट्यूड की बात पॉलिटिकल में होगी, लेकिन लोगों का एटीट्यूड, सपोज लोगों का टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन है, वो दे लव टू गो फॉर टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, इस तरीके का एटीट्यूड है। दे वांट टू गो फॉर लिटरेसी, दे वांट टू गो फॉर एजुकेशन। तो ये एक तरीके के एटीट्यूड को दिखा रहा है नॉर्मल लोगों के। ये सोशल है। हाइजीन की बात हो रही है कि कहीं पे हाइजीन का स्टैंडर्ड है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है, ये सब सोशल में आएगा। टेक्नोलॉजिकल में क्या आएगा? नए ऐप्स आ गए, नई टेक्नोलॉजीज आ गई, नए तरीके के जॉइंट वेंचर हुए, उनसे नई तरीके की टेक्नोलॉजीज आई, कोई सॉल्यूशन आया, कोई इन्वेंशन आया, कोई डिस्कवरी आया, पुराने प्रोडक्ट्स ऑब्सोलीट हो गए, आप वो प्रोडक्ट्स में रिक्वायर्ड नहीं है, नाउ देयर इज़ अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कमिंग अप, ठीक है ना। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल होता है, ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस डायमेंशंस हैं। बिजनेस डायमेंशंस में गलतियाँ बहुत होती हैं, तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो बॉक्सेस हैं एनसीईआरटी के, उनको ध्यान से देख लेना, एक बार पढ़ लेना। इसके अलावा बच्चों एक टॉपिक होता है बैरियर्स, है ना। बैरियर्स टू ये तो बातों बातों में हो जाएगा। बैरियर्स में क्या होता है कि आपके पास 4 तरीके के बैरियर्स हैं। अगर आप डायरेक्टिंग में देखोगे तो मेन चैलेंज है ना, वो बैरियर्स खत्म करना ही है। तो आप देखोगे हर जगह पे एक छोटी छोटी लाइन दी होगी, ठीक है। वो पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ बैरियर आइडेंटिफाई करो। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल है और उसका सब टाइप भी लिख के आना। बहुत बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ मेन लिखाते हैं। सब टाइप लिखने से क्या होता है, और पता लगता है कि आपको आता है। अब वहाँ पे जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो, आपको अगर सर वहाँ तो सब टाइप लिखने से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए देख लेना सिचुएशन क्या है। अगर आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में सब टाइप मत लिखना, मेन लिख देना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, आपको लग रहा है कि बहुत गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो वैसे 80-90% ऑफ द टाइम्स ट्राई टू राइट बोथ थिंग्स, सब टाइप्स एंड द, क्योंकि पढ़ के जाओगे तो आता ही होगा ना, क्या दिक्कत है। मेन मेन लाइन्स हैं। जैसे मान लो एक होता है पर्सनल बैरियर, ठीक है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि ये एक पर्सनल इशू है, ठीक है ना, स्टेटस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशनल अलग होगा और पर्सनल अलग होगा, आपका साइकोलॉजिकल अलग होगा। अब मान लो उसने डिस्ट्रस्ट है किसी के मन में, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ को ढंग से यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। सपोज मीटिंग्स नहीं हो रही है टाइमली, तो ट्राई टू गो इनटू द कि वो कौन सी वाली चीज़ है। अगर आप किसी से इसलिए ढंग से बात नहीं कर पा रहे हो कि वो आपका एवीपी है या वाइस प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर स्टेटस हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज, यहाँ पर आपको लगेगा ये पर्सनल है, बट क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेटस हो गया, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज़ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी हो गया, ये कहाँ सब यूज़ हुई हैं, ये सब यूज़ हुई हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना होगा। टेक्निकल जार्गन की बात हो रही है तो बड़ा आसान है, टेक्निकल जार्गन जैसा आसान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कहीं ट्रांसलेशन गड़बड़ हो गई, ये सब लिंग्विस्टिक बैरियर्स हैं, यानी कि कहते हैं सिमेंटिक बैरियर्स हैं। तो एक बार उसके अंदर जाके, अब मान लो किसी ने किसी से कुछ कहा, जैसे एक गेम होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपने किसी कान में कुछ बोला, उसने आगे किसी कान में कुछ बोला, लेकिन जब आपके कान में वही बात आई तो वो कुछ का कुछ बिगड़ हो गई। तो यहाँ पर आएगा लॉस ऑफ ट्रांसमिशन ड्यू टू पुअर अटेंशन, समझ रहे हो ना। ये जो चीज़ है लॉस ऑफ ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन, ये लॉस ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड पुअर अटेंशन वाली चीज़, तो ये किस में आएगा, यहाँ पर आपके दिमाग की प्रॉब्लम आ रही है कि आप उसको रिटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक बात है। तो ये क्या चीज़ है, ये हो गया आपका साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है ना, ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स बहुत सारे हैं, तो फिल्टरिंग पॉइंट्स वर्ड उसने यूज़ कर दिया, तो ये बन जाएगा एकदम से, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, क्योंकि यहाँ पे कई लेवल से करता हुआ जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो और या ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी ऐसी है सपोज, यानी ये होगा कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये वाला जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये किस में आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में आएगा। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं क्या चीज़ पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या चीज़ गिवन है और उसको किस तरीके से मुझे फिगर आउट करना है, उसका फिर वो आंसर आप कर लोगे। एक टॉपिक और बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेबी के फंक्शंस। देखो सेबी के रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, सेबी के प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं, सेबी के डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। अगर वॉच डॉग आता है, सपोज एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क का, एक्सप्लेन सेबी एज वॉच डॉग,
तो वॉच डॉग का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई दे रही है, सर्वेलांस स्ट्रिक्टनेस टाइप। हियर you will have to explain only two functions, types of functions, regulatory and protective, not development functions। ये चीज़ ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ये है कि 5 मार्क में बड़े आराम से निकलता है। रेगुलेटरी के अंदर 7-8 पॉइंट्स हैं, उसमें आप देखोगे बार बार से वो रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन की बात करता है, कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लो डेवलपमेंट की बात करेगा तो हाउ टू डेवलप इट, कि ठीक है ट्रेनिंग देना, रिसर्च एंड पब्लिकेशन करना, ठीक है ना, कैपिटल मार्केट को ओवरऑल कैसे डेवलप करना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर बोलेगा। वहीं रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन की बात करेगा तो वो बात करेगा बैंकर्स की, आपके क्या कहते हैं ब्रोकर्स की, सब ब्रोकर्स की, और सेबी की फीस लेवी करना, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सारी चीज़ें रखना। सारे पॉइंट को ज़रा देखते जाओ क्योंकि वो केस स्टडी आ सकती है। देन दे कैन आस्क विच फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ सेबी इज हाईलाइटेड इन दिस केस, ऐसा कुछ आता है तो ठीक है। या ऐसा कुछ आता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन सबसे में खाली सेबी, जहाँ स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन की बात आएगी सेबी, और एक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी भी है, ठीक है ना। जैसे स्टॉक मार्केट को डेवलप करना, स्टॉक मार्केट को कैसे अच्छे तरीके से करना है, और इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन कैसे करना है ना। कुछ आपको टर्म्स पता होने चाहिए क्लियरली, जैसे एक होती है मैल प्रैक्टिस कौन कौन सी है, जैसे प्राइस रिगिंग है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, प्राइस को बहुत ऊपर या नीचे ले जाता है, ठीक है, प्राइस रिगिंग हो गया, या इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई, अंदर की इन्फॉर्मेशन बाहर लीक करना, थोड़ा सा कुछ इस तरीके का आता है। तो वहाँ पर आप देखोगे जो रोल होगा वो सेबी का होगा। तो एक ईजी केस स्टडी है। प्रॉब्लम तब आती है जब आप देखते हो कि मैं जो सब टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं, जैसे कि रेगुलेटरी हैं, आपका वो है डेवलपमेंट है, या फिर प्रोटेक्टिव है, तो इसके अंदर मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ठीक है बच्चों, तो एक ये बहुत एक बच्चा एक जगह पे और ट्रैप होता है, और वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। जैसे मान लो कोई फंक्शन है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जितनी भी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर केस स्टडीज़ हैं, खासतौर पर आइडेंटिफिकेशंस की, कॉन्सेप्ट को जो आइडेंटिफाई करने वाली है वो डेफिनेशन से करना। डेफिनेशन क्या दे रखी है, डेफिनेशन 30-40 डेफिनेशन है पूरी बीएसटी में। अगर आपके पास टाइम कम है तो 20-25 इकट्ठी करके कागज़ पे लिख लो, बार बार उसको पढ़ लेना, आप नोट करके देख लेना, इसके बाद आपकी आइडेंटिफिकेशन कितनी इंप्रूव हो जाती है। केस स्टडीज़ का आइडेंटिफिकेशन जब भी करो डेफिनेशन से करो, फीचर्स से भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंस से, पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस से भी कर सकते हो, लेकिन वो बाद में देखो, पहले तो डेफिनेशन पर ही चले जाओ। मोटिवेशन अगर आइडेंटिफाई करना है, मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल इनटू एक्शन बाय आइडेंटिफाइंग देयर नीड्स एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब इसी में से वो पूरा निकल आएगा। लीडरशिप क्या है, लीडरशिप में यू आर एक्टिंग एज अ रोल मॉडल। आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, स्ट्राइविंग पीपल टू टेक एक्शन। वो आप नहीं कर रहे हो, आप ऐसा रोल मॉडल बन के काम कर रहे हो, यू आर स्ट्राइविंग देम। स्ट्राइविंग वर्ड आता है कि वो स्ट्राइव करते हैं, यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, सॉरी, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो उनको, जिससे कि दे आर स्ट्राइविंग टू मेक एफर्ट्स। लीडर कहीं और है, फॉलोअर्स कहीं और है। देखो चीज़ों को पकड़ना सीखो। अगर मोटिवेशन इंट्रा है, अंदर से है, इंटरनल प्रोसेस है, तो लीडरशिप इंटर है, बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। समझ रहे हो ना, ये डिफरेंस हो गया, इंटरपर्सनल है वो, कौन, लीडरशिप। और ये क्या है, मोटिवेशन, ये इंटरनल फीलिंग है। तो कैसे उस चीज़ को पकड़ना है, क्या लाइन आइडेंटिफाई करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसे कहते हैं रीडिंग इन बिटवीन लाइन्स, चीज़ को समझना, चीज़ को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना, ठीक है। तो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन की थोड़ी सी केस स्टडीज़ देख लेना। वो चैप्टर जो छोटा है लेकिन उसकी वो, और कंट्रोलिंग, खास तौर पे कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कई बार केस स्टडीज थोड़ी टफ आ जाती हैं, छोटे चैप्टर्स हैं, लेकिन ऐसे तभी तो केस स्टडीज टफ आएंगी। इतनी आसानी से 5-6 नंबर कैसे मिलेंगे, समझ रहे हो ना, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको जरा केस स्टडीज़ को प्रॉपरली उसमें से देख लेना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेना, अभी बहुत टाइम है, गिव योर बेस्ट, ठीक है। जिसने मेहनत अभी कर ली वो रिजल्ट बदल सकता है, ठीक है ना। थ्योरी का पेपर है, ओवर कॉन्फिडेंस में टाइम मत वेस्ट करना। ये तुम्हारी लाइफ के 2.5 दिन है, 2 दिन जो बचे हुए हैं एग्ज़ाम से पहले, अगर तुमने इनको जस्टिफाई कर लिया तो कमाल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एक सब्जेक्ट तुम्हारा बहुत बढ़िया, मैं कहता हूँ बीएसटी का ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है मार्कशीट पे, ये याद रखना। बस डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। रीड एवरी मोमेंट, रीड एवरी वेकिंग आवर,
मतलब बाय नॉट टेकिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, स्ट्रेस तो मन में होता है, ठीक है, ये याद रखो, स्ट्रेस भी हम खुद ही जनरेट करते हैं। 95 प्लस 90 प्लस जो तुम्हारे टारगेट से सब अचीव होंगे, बस जो डेफिनेशन को लिखना, हेडिंग्स को अभी भी लिख लिख के ही करना। कंटेंट भले ही पढ़ के करोगे, टाइम इतना तो है नहीं, लेकिन कंटेंट में अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन लगती है उसको अंडरलाइन कर लो, बार बार उसी लाइन को पढ़ो, उसी के साथ केस स्टडी अटैच होती है। एक चीज़ बहुत बढ़िया और बताऊँ, 80% केस स्टडीज तुमने देखा होगा, अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लो ना तो होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले क्या करो, जाके क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ऐसी, ठीक है, वो पूछ कर रहा है, आइडिया लग जाएगा, फिर पैराग्राफ पढ़ लो। तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ने का पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो पहले तो पता लग जाएगा ये बहुत आसान वाली केस स्टडी है, जो 70-80% केस स्टडीज होती हैं जो आप पढ़ने के बाद कर सकते हो। और बाकी जो 20-30% केस स्टडीज हैं उनमें थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ता है, नोट करना है इस बात को। तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही तुम्हारा माइंड फोकस हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।